हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवेदा। और आई थिंक आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। कल आपने वीडियो देखी होगी, पहली सॉरी कल कुछ दिनों के बाद मेरी वीडियो आई थी और आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था और क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स और वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स में क्या रिलेशन है वो आपको मैंने अच्छे से बताए थे। तो वहाँ तक हमारा गैसेस स्टेट मोस्टली कंप्लीट हो गया था। अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें और कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो ये टॉपिक को छोटा मोटा होगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कि ये भी कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द लिक्विड स्टेट, जो दूसरी स्टेट है मैटर की। लेकिन लिक्विड स्टेट के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं है, हमें थोड़ा बहुत ही पढ़ना होता है लिक्विड स्टेट के बारे में। तो और सॉलिड स्टेट के बारे में मैं अलग से पढ़ा ही रहा हूँ 12th में, उसके वीडियो भी मेरे चल ही रहे हैं। जिसमें बच्चों को सॉलिड स्टेट पढ़ना है अलग से, वो भी साथ के साथ रिलेटेड अभी कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है अगर उनको समझ में आता है तो। बट ना कोई जरूरी है 12th में कर लीजिएगा अच्छे से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द लिक्विड स्टेट। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। आई होप कि 2-3 वीडियोस में ही कंप्लीट हो जाएगा लिक्विड स्टेट। तो उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको बढ़िया वाला चैप्टर करवाऊंगा अच्छा सा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री के लिए। तो वो मैं उसके बाद स्टार्ट करूंगा, तो उसके लिए बहुत ध्यान से उसको समझिएगा। और जिन बच्चों ने कर रखा है कहीं पर पहले वो डाउट्स, हमको तो डाउट्स को शायद उसके उन चैप्टर में मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए आज के बारे में पढ़ते हैं पहले तो आज हम पढ़ रहे हैं अबाउट द लिक्विड स्टेट। ठीक है, अबाउट द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ने के लिए लिक्विड के बारे में आपको पता है कि लिक्विड क्या होता है। ये कंप्रेसिबल होता है ना, इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, साइज नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी इनका होता है लिक्विड्स का, और रूम टेम्परेचर पे ये किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए लिक्विड एक्चुअल में क्या है, लिक्विड एक्चुअल में सॉलिड और गैस के बीच की स्टेट है। तो कुछ प्रॉपर्टी जिसकी है वो मैच करती है गैस से, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसे है जिसकी मैच करती है सॉलिड से। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम ज्यादा इसके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ नहीं सकते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से इसकी हो नहीं सकती, क्योंकि क्या पता कौन सी प्रॉपर्टी गैस से मैच कर जाए तो गैस वाला बिहेवियर वहां पे लगाना पड़ेगा, और कौन सी प्रॉपर्टी आपकी सॉलिड से मैच कर जाए तो सॉलिड वाला लगाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सिलेक्टेड सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक प्योर लिक्विड ही शो कर सकता है, गैस या सॉलिड शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में हमें वही पढ़ना है कि डेफिनेशन अगर आपसे कुछ पूछे कि व्हाट इज लिक्विड, तो आप क्या बोलोगे? लिक्विड इज स्टेट ऑफ मैटर इन व्हिच पार्टिकल्स आर लेस क्लोजर देन सॉलिड और मोर क्लोजर देन गैस। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? लिक्विड बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी है उन दोनों की वैल्यू गैस और सॉलिड के बीच की होती है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका है वो सॉलिड से तो कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है। थर्मल एनर्जी की बात करें तो वो सॉलिड से ज्यादा होती है लेकिन लिक्विड से कम होती है, तो वो दोनों के बीच में मिलती रहती है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो हमें इस चैप्टर में लिक्विड स्टेट से रिलेटेड पढ़नी है? इसमें एक प्रॉपर्टी तो ऐसी है जो आपकी प्योरली केमिस्ट्री से रिलेटेड ही होती है, लेकिन जो बाकी दो प्रॉपर्टीज है वो आपकी फिजिक्स में भी आती हैं और वो ज्यादा अच्छे से वहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके पढ़ाई जाती हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं भी समझाने की आपको कि आपको अच्छे से समझ में वो आ जाए। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है अभी इसके बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में। एक तो आपको पढ़ना है लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर। ठीक है, एक तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है भाई सरफेस टेंशन के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक है, और तीसरा आपको पढ़ना है भाई विस्कोसिटी के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में। तो लिक्विड से रिलेटेड 3 चीजें होती हैं, लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड का सरफेस टेंशन, लिक्विड की विस्कोसिटी। तो अगर हम तीनों प्रॉपर्टीज को एक एक दिन भी देते हैं तो 3 वीडियो हमारी बनती है, 3 वीडियो में हम तीनों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन इससे ज्यादा नहीं आता है, कोई इतना केमिस्ट्री में तो नहीं आता है, फिजिक्स में तो फिर भी चलो आपसे पूछ लेते हैं, बट केमिस्ट्री में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको देखने को खास नहीं मिलते हैं, तो वो टेंशन मत लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, आता भी नहीं है वैसे लिक्विड से ज्यादा क्वेश्चन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं, लिक्विड से कैसे रिलेट करता है, वो सब बातें। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं। देखिए भाई, वेपर प्रेशर को कैसे पता करोगे? वेपर प्रेशर का पता करने का तरीका क्या है? पहले तो वेपर प्रेशर होता क्या है? ठीक है, वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए आपके लिक्विड को इवेपोरेट होना जरूरी है। इवेपोरेशन एक प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन पढ़िए ना 9th क्लास में आ गई आपके, इवेपोरेशन सुनिए ना। इवेपोरेशन
किसी भी लिक्विड का अपने आप वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर किसी लिक्विड रखते हो और उसके वेपर्स अगर बन रहे हैं अपने आप, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस है क्या? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इनटू वेपर्स ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, और स्पॉन्टेनियसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, अपने आप अगर बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? उस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे पेट्रोल है, आप रख दीजिए पेट्रोल को, थोड़ी देर उड़ जाएगा। डीजल है, वो उड़ जाता है। कैरोसिन है, वो धीरे धीरे अपने आप ही गायब हो जाता है, वेपर बन जाता है उसके। अल्कोहल हो गया, ठीक है, जब आप स्किन पे अल्कोहल लगाते हो, सैनिटाइज करते हो, सैनिटाइजर ठंडा लगता है ना आपको, जब आप आपके हाथों को सैनिटाइज करते हो तो बहुत ठंडा लगता है। वो ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि जो आपने सैनिटाइज लिक्विड यूज किया है उसके बॉडी के टच में आते उसका इवेपोरेशन हो गया। तो इवेपोरेशन होने से क्या कर लिया? बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर कम होने से वो हाथ क्या लगता है? वो ठंडे लगते हैं। ठीक है, तो सैनिटाइज जब हम करते हैं तो उससे ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है और अल्कोहल का बहुत जल्दी इवेपोरेशन होता है। तो किसी भी लिक्विड का अपने आप वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर कम पे भी हो सकता है भाई, आजकल जो नहीं रूम टेम्परेचर पे ही होंगे, उससे कम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन हो सकती है। किसी लिक्विड का इवेपोरेशन ज्यादा होता है, किसी लिक्विड का इवेपोरेशन कम होता है। इट मींस कि जो इवेपोरेशन आपका वो किस पे डिपेंड करता था? वो आपका नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता था। बहुत सारे फैक्टर पढ़ते थे आप इसके, तो कि एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता था, इसके अलावा और किस पे डिपेंड करता था? टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, इसके अलावा विंड स्पीड पे डिपेंड करता था ना, प्रेशर पे भी डिपेंड करता था बेसिकली इवेपोरेशन तो आपका। तो बहुत सारे फैक्टर्स आप इसके पढ़ते थे। मैं इन फैक्टर्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप 10th में पढ़े हुए हैं, सारे 9th में पढ़े हुए हैं आपने सारे। थोड़ा सा बस रिवाइज करवा रहा था कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो जब किसी लिक्विड का इवेपोरेशन होगा, उस वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर्स, क्योंकि वेपर गैस फॉर्म की तरह एग्जिस्ट करते हैं भाई, तो उसको उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं डायग्राम की हेल्प से कैसे हम वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है? इस कंटेनर के अंदर हमने मान लीजिए पानी रख लिया। ठीक है, इसे पानी भर लिया हमने। ये पानी रख दिया सारा सारा और इसको कनेक्ट कर दिया हमने। किससे? इसको मैं कनेक्ट कर दिया भाई प्रेशर मेजर करने के किस डिवाइस का यूज करते थे प्रेशर मेजर करने के लिए? इंडिविजुअल कोई प्रेशर मेजर करना हो तो गैस का मैनोमीटर होते। हम यहाँ क्या लेंगे? यहाँ पर हम एक मैनोमीटर लेंगे। कौन सा ले? क्लोज ले के ओपन ले? कौन सा मैनोमीटर ले? क्लोज ले के ओपन ले? सर क्लोज ले लो, चलो क्लोज ले लेते हैं। ठीक है, क्लोज मैनोमीटर ने ले लिया। और इसके अंदर होता क्या था? इसके अंदर होता था आपका मरकरी। इसको बंद कर देते हैं भाई, ढक्कन लगा दिया हमने। ठीक है, इसमें क्या था? मरकरी। तो ये मरकरी भर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में लेवल सेम था दोनों का, क्लोज लिंक का भी और ओपन लिंक का भी लेवल जो था वो बिल्कुल सेम था, यहीं पे था। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये होगा कि इस लिक्विड के अपने आप वेपर बनेंगे, इवेपोरेशन होगा ना, अपने आप वेपर बनेंगे। तो होता क्या है? मान लीजिए इसके अपने आप वेपर बनते हैं, तो वेपर हमेशा कहां से बनते हैं? ये बात समझ लीजिए भाई, वेपर हमेशा किसी भी लिक्विड के उसके सरफेस से बनने स्टार्ट होते हैं। हमेशा वेपर जो बनते हैं हमेशा वो यहां से, अगर अपने आप बन रहे हैं तो, अगर अपने आप वेपर बन रहे हैं तो वो हमेशा सरफेस से बनने स्टार्ट होंगे, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अंदर वाले पार्टिकल से। क्यों होती है? क्योंकि सरफेस वाले पार्टिकल्स पर किसी तरह का फोर्स जो लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है एज कंपेयर टू अंदर वाले। यहाँ जो फोर्स लग रहा है हर डायरेक्शन से लग रहा है, लेकिन यहाँ जो फोर्स लग रहा है सिर्फ वो यहाँ से लग रहा है, तो ये जल्दी भाग सकते हैं एज कंपेयर टू इसके। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है? इस वजह से हमेशा वेपर जो बनते हैं वो हमेशा सबसे पहले सरफेस से बनते हैं, अगर अपने आप बन रहे हैं तो। अगर हम बॉयल करते हैं लिक्विड को, एक तो बॉइलिंग जो प्रोसेस है वो आपके अपने आप नहीं होती है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, वहां पर उसको हम बॉयल कर रहे हैं लिक्विड को, और उस वजह से वेपर बनते हैं। और वो वेपर हमेशा नीचे से बनने स्टार्ट होते हैं बल्क से, क्योंकि यहाँ पर जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पार्टिकल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो पहले वो ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो बॉइलिंग में क्या होता है? बॉइलिंग में अपना हमेशा बल्क से स्टार्ट होता है और इवेपोरेशन हमेशा सरफेस स्टार्ट होता है।
इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन बॉइलिंग आपकी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके, समझ में आ गई बात? ये दो तीन डिफरेंसेस आपको समझ में आने चाहिए। तो अब होता क्या है, यहां से वेपर बनेंगे आपके, ये वेपर बन गए इस तरह से। तो नॉर्मल सी बात है कि वेपर क्या करेंगे, यहां भी जाएंगे, यहां जाएंगे तो क्या एग्जर्ट करेंगे, इन वेपर्स की वजह से यहाँ प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, प्रेशर लगेगा तो धीरे धीरे इस मर्करी का लेवल बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि इसका लेवल आपका बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया। ये जो डिस्टेंस आएगी, जो हाइट आएगी, ये क्या आ जाएगी, उसकी वेपर प्रेशर आ जाएगा। देखिए अब अगर सर वेपर तो बनते रहेंगे फिर तो लिक्विड के नहीं भाई, एक्स्ट्रा ऐसे आ जाएगी कि जहां पर वेपर जितने बन रहे हैं उतने ही वापस, अब जगह सारी भर जाएगी ना, तो जगह भरने से क्या होगा कि कुछ वेपर ऐसे होंगे जो वापस से लिक्विड में आ जाएंगे। तो एक स्टेज पर हम पहुंच जाएंगे, जिस स्टेज पर पहुंचकर ये हो जाएगा कि जितने वेपर बनते हैं, जो बने हुए तो बने हुए हैं, जो नए वेपर बनते हैं उतने कुछ पुराने वेपर वापस लिक्विड भी बन जाते हैं। तो उस टाइम पर क्या होगा, दो प्रोसेस साथ हो जाती है, इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। वेपर बन भी रहे हैं और वेपर से वापस लिक्विड बन रहा है। तो उस टाइम जितने बाकी वेपर बच गए, उस टाइम पर बाकी जितने वेपर बच गए और उन वेपर्स की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, और उस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जहां पर दोनों प्रोसेस साथ में हो रही है, इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जब हम किसी लिक्विड और वेपर्स के इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंच जाएं, उस टाइम वेपर जितना प्रेशर लगाएंगे उस प्रेशर को हम कहेंगे उसका वेपर प्रेशर। तो डेफिनेशन आप क्या कह सकते हो इसकी कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with liquid, ठीक है, is called its वेपर प्रेशर। आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हम कैसे मेजर कर सकते हैं और वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए आपके दिमाग में सिर्फ पानी घूम रहा होगा, नहीं, वेपर प्रेशर आप किसी भी लिक्विड का कैलकुलेट कर सकते हो। हम लिक्विड स्टेट पढ़ रहे हैं, लिक्विड में सिर्फ पानी नहीं आता है, बहुत सारे लिक्विड्स आते हैं। तो कोई भी लिक्विड हो, अगर हम उस लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का हो सकता है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि लिक्विड कैसा है। कुछ लिक्विड्स के वेपर बहुत ज्यादा बनते हैं, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। कुछ लिक्विड के वेपर बहुत कम बनते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। जैसे मरकरी है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन उसके वेपर बहुत ही कम बनते हैं, बहुत ही वो नॉन वोलेटाइल में मोस्टली आता है। तो इस वजह से उसके वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बहुत कम एक्सर्ट करता है, इसलिए हम उसको मैनोमीटर में यूज कर रहे हैं क्योंकि वो खुद के वेपर नहीं बन रहे हैं खास कोई, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर। साफ कर दें, चलिए देखिए किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका। एक तो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ लिक्विड, जो हमको हमने अभी बताया भी था कि लिक्विड का नेचर कैसा है, उस बात पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। ज्यादा वोलेटाइल है तो ज्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेस वोलेटाइल है तो वेपर कम बनेंगे तो बेसिकली वो लेस वेपर प्रेशर शो करेगा। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर का भाई। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी लिक्विड का उतने उसमें पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और जितने पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी उतना वो गैस फॉर्म में आना चाहेंगे। नॉर्मल सी बात है, किसी पार्टिकल की अगर थर्मल एनर्जी बढ़ती है, हीट कर रहे हो, थर्मल एनर्जी बढ़ती है, तो थर्मल एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है, उस थर्मल एनर्जी बढ़ने की वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो लिक्विड से किस में आ जाएंगे, गैस में आ जाएंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखाया था, हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें आपको बताया था कि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, अब उसमें ग्राफ कैसा था आपका, ग्राफ बिल्कुल आपका किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारा T1 है तो T1 टेम्परेचर पर होता क्या था कि ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इतने पार्टिकल्स के पास जो थी वो बहुत ज्यादा एनर्जी थी। अब जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता था T1 से T2 पे करूंगा और T2 ग्रेटर है तो ग्राफ अब भी ऐसा आएगा, लेकिन पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा है जिनके पास एनर्जी ज्यादा है। तो क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए हैं जिनके पास एनर्जी बहुत हाई है तो वेपर बहुत ज्यादा, पहले से इतने वेपर बन रहे होंगे शायद इस टेम्परेचर पे इतने वेपर बन रहे थे ये वाले, लेकिन जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए
जिनके पास इतनी एनर्जी है वेपर बनने लायक। तो अब क्या हो गया, अब आपके पास वेपर ज्यादा बन रहे हैं, तो वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी नॉर्मल सी बात है ज्यादा बनेगा। तो इसलिए टेम्परेचर इफेक्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर। समझ में आ गया। अच्छा अब एक बात और हुई, आपने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, पढ़ी है ना छोटी क्लास में, क्या पढ़ी है आपने? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। ये पढ़ी थी ना कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते थे? उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या बनती है, देखिए एक्चुअल में डेफिनेशन क्या बनती है। अब मैंने क्या किया, मैं लिक्विड को हीट करता हूं, ठीक है, अपने आप तो वेपर बन ही रहे, नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर मैं लिक्विड को हीट करता हूं तो उससे वेपर बनेंगे, तो उससे वेपर बनेंगे तो उससे भी वेपर प्रेशर बनेगा, है ना। तो आप उसको हीट करते रहिए, उसके वेपर बनाते रहिए, हीट करते रहिए, वेपर बनाते रहिए, तो जितने वेपर ज्यादा बनते रहेंगे उतना वेपर प्रेशर बढ़ता रहे। जैसे प्रेशर कुकर होता है घरों में, उसमें अगर हम पानी उबालते हैं, सब्जी बनाते हैं तो पानी डालते हैं ना साथ में, तो सीटी बजाते हैं कुकर की, क्यों? क्योंकि उसके अंदर को जब हम हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर इतने वेपर इकट्ठे हो गए, इतना प्रेशर बन गया उसका कि उससे सीटी बज गई। तो जितना हीट कर रहे हैं उतना वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बनाई है, क्या कि वो टेम्परेचर, मतलब उसको हीट करते रहे, टेम्परेचर बढ़ाते रहे, मान लीजिए स्टार्टिंग में 0 से की, पानी को ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट किया हमने, तो 0 से कम करते हैं 50 पे, 50 तक ले आया मैं हीट करते करते, फिर 50 से ले आया मैं 100 पे। जैसे ही मैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लेके आया पानी को, वहां पर पहुंचते ही उसका जो वेपर प्रेशर था 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग होगा ना, अभी देखा हमने कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेपर प्रेशर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई कि वो इक्वल हो गई किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गई। इसका मतलब कि वो जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो क्या कहलाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure is called, क्या कहेंगे इसको? Its boiling point, उसको कहेंगे उसका boiling point। ये बात समझ आ गई? ये कुछ नया है आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए बहुत नया होगा, पहली बार सुना होगा कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बन जाए हीट करते 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 करते, तो उसको हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं आपको ग्राफ की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ग्राफ की हेल्प से कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये टेम्परेचर है और ये वेपर प्रेशर है, ठीक है, किसी लिक्विड के लिए, और मान लीजिए ये वैल्यू है कि वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक इक्वल है। अब एक चीज कंसेप्ट को समझिएगा अच्छे से। तो टेम्परेचर हमारे स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस था, तो उस टेम्परेचर पे कुछ वेपर तो होंगे भाई, बिल्कुल थोड़े से लेकिन होंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको वहां से हीट करना स्टार्ट किया। तो हीट करना स्टार्ट करूंगा तो मान लीजिए कि यहाँ टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना मान लिया 25 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 25 स्टार्ट किया, 25 पे कुछ वेपर होंगे, मान लीजिए यहाँ पे वेपर 25 पे। अब यहां से मैं इसको हीट करता हूं तो हीट करते करते वेपर प्रेशर बढ़ेगा और मान लीजिए यहां आके इसकी वैल्यू जो है वो एटमॉस्फेरिक इक्वल हो गई। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गई उसको क्या बोलते हैं? उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब एक लिक्विड हो रहा, मान लीजिए इसी टेम्परेचर पे उस लिक्विड के वेपर प्रेशर यहां थे, उसी लिक्विड के वेपर प्रेशर यहां थे। पहले कोई लिक्विड था, ए लिक्विड मान लीजिए कि ए लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, ठीक है। हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा, टेम्परेचर उतना ही रखा, कोई दूसरा लिक्विड ले लिया बी, और उसका वेपर प्रेशर की वैल्यू यहाँ है, इसकी यहाँ थी, इसकी यहाँ है, अलग अलग लिक्विड की अलग होती है। अब इसको हीट करूंगा तो ये भी कुछ ऐसे शो करेगा, ये यहाँ पे रुक गया, है ना। तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर आकर इस टेम्परेचर पर आकर क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये क्या बन गया उसका? यहाँ ए के लिए था, ये बी के लिए था, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया किसके लिए? बी लिक्विड के लिए। ध्यान से देखिए, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर हाई है
तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम हो गया ना। नॉर्मल सी बात है कि अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सॉरी वेपर प्रेशर हाई है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गई बात। यहाँ से रिलेशन क्या मिलता है, रिलेशन हमें ये मिलता है कि किसी भी लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। जिस लिक्विड के वेपर ज्यादा बनेंगे वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, जिस लिक्विड के वेपर कम बनेंगे वो धीरे धीरे बॉयल होगा। इसलिए अल्कोहल पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि उनके वेपर ज्यादा बनते हैं, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि उनके वेपर थोड़े से एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल या केरोसिन के कम बनते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझाना था मैंने कि वेपर प्रेशर में और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है। वेपर प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलता है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, साफ कर दें। चलिए देखिए भाई, वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही एक टर्म हो है आपकी, और वो आपकी है हीट ऑफ वेपराइजेशन। बस ये आपको और समझाना है। उसके बाद वेपर प्रेशर वाले टॉपिक में कुछ खास है नहीं हमारे पास समझने लायक, बस यही टर्म आपको समझानी है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। एक्चुअली तो आपने समझा होगा 9th क्लासेस में। ये वेपर प्रेशर वाला टॉपिक कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा मोटा टॉपिक है, आप 9th में पढ़ के आए हो उसको। ये सिर्फ एक तरह से रिवीजन कह लीजिए आप हो रही है आपकी कि हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर मैं ये लिक्विड को बॉईल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, बॉईल कर रहा हूँ। यहाँ मैंने बर्नर रख दिया, ये बर्नर है स्टैंड के ऊपर, और इसको मैंने थर्मामीटर लगा दिया। ये आपका थर्मामीटर हो गया। ठीक है, ऐसे बनाता हूँ कि मैं रफली सा। ठीक है, थर्मामीटर मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम बॉईल करते हैं, बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी लिया हमने तो 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया हमारा। ठीक है, हीट करते करते टेम्परेचर कहां पहुंच गया, 100 हो गया, मतलब ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया। वेपर प्रेशर जो है इसके वो एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गए। अब होता क्या है कि होता ये कि अब मैं इसको और हीट कर रहा हूं, अब इसको मैं और हीट कर रहा हूं, लेकिन वो हीट इस टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही है। वो हीट जो है वो इस टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही है, सिर्फ क्या कर रही है, सिर्फ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रही है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया है, लेकिन अभी भी हीट दे रहा हूं उसको, तो हीट टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो एक्स्ट्रा हीट हम उसको दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हीट हम उसको दे रहे हैं, वो हीट क्या कहलाती है आपकी, वो हीट आपकी हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है, क्योंकि वहां पे वेपर बन रहे हैं। अब जितने वेपर बनने थे बन चुके, मतलब एक तरीके से इस टेम्परेचर तक पहुंच चुके, वेपर प्रेशर जो था हमारा वो कांस्टेंट हो गया। अब क्या कर रहा है, वो इनको तोड़ रहा है, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स कम कर रहा है। अब जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट यूज हो रही है पार्टिकल्स के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम करने में। टेम्परेचर बढ़ाने में उसका कोई योगदान नहीं है, उसका योगदान सिर्फ इतना है अब कि वो पार्टिकल्स के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स को वीक कर रही है, और जैसे ही पार्टिकल के बीच का फोर्स वीक होगा तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे, मतलब और ज्यादा वेपर बनेंगे। तो वो जो हीट हम दे रहे हैं किसी भी लिक्विड को, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद या एट द बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको बोलते हैं उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, तो कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए लिक्विड into its vapors at boiling point। boiling point पर जाने के बाद भाई, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, वो आपका उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात यहां से समझ में आती है कि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा पार्टिकल के बीच में, जितना पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, उतना हीट ऑफ वेपरेशन ज्यादा देना पड़ेगा, और हीट ऑफ वेपरेशन ज्यादा देना पड़ेगा मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, वहां से ज्यादा हाई होगा। ठीक है ना, क्योंकि पहले तो हीट देंगे, वो हीट तो हमारी क्या होगी, इसको लिक्विड को वेपर बनाने में कन्वर्ट होगी ना। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो बहुत सारे हीट तो हमें देनी पड़ेगी पहले उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने में, क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा हीट देंगे तो हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आपसे वही कह रहे हैं कि जितना ज्यादा ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स, उससे क्या होगा, ग्रेटर द हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसी वजह से क्या होगा, एंड सो ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका
ज्यादा होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इंटरनल फोर्स की वजह से हीट ऑफ वेपरेशन भी ज्यादा होगा किसी लिक्विड का, और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि वेपर नहीं बनेंगे भाई। वेपर इजीली तभी बन सकते हैं जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, तभी वो जल्दी गैस फॉर्म में जाएंगे। अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो वो गैस फॉर्म में क्यों जाना चाहेंगे, तो उसके ज्यादा हीट करना पड़ेगा हमें। तो ये एक टर्म थी आपकी हीट ऑफ वेपराइजेशन की। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं छोटा सा, बताना आपको है खुद को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। डिफरेंस बिटवीन द वेपर एंड गैस, ये हिंट देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल टेंपरेचर। आपको एक्सप्लेन करना है कि वेपर और गैस में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने एक प्रॉपर्टी लिक्विड की पढ़ ली, दैट इज वेपर प्रेशर। कोई ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं थी, आसान सी थी हमारे पास। अब दो रह गए हमारे पास, एक विस्कोसिक सरफेस टेंशन। हो सकता है एक ही वीडियो में दोनों कंप्लीट हो जाए हमारी, या हो सकता है कि अलग अलग वीडियो में, वो डिपेंड करता है टाइम पर। तो बाकी करेंगे हम कल, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, जुड़े रहिए साथ में, और ऐसे ही आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।